खबरें विस्तार से। दिल्ली की सियासत में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से बड़ा राजनीतिक बवाल शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से कर दी। केजरीवाल ने कहा कि पीएम इस समय इंदिरा गांधी की तरह अति कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि मेरी हजारों लोगों से बात हुई, जनता में भारी रोष है। जनता कह रही है कि बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, जिसको मर्जी जेल में डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी को ये रोकना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से पंजाब जीते हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी आंधी है, ये अब रुकने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी का वक्त आ गया है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे। केजरीवाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि उनकी तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया गया। वो कहते हैं कि इन दोनों मंत्रियों पर देश को गर्व है। इन दोनों मंत्रियों ने देश के अंदर नाम रोशन किया है। सत्येंद्र जैन ने दुनिया को हेल्थ का नया मॉडल दिया, जबकि मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों में कायाकल्प कर सभी को हैरान कर दिया। शराब नीति तो बहाना है। शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी है। असल में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को रोका जाए, क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में, गुजरात में और अन्य राज्यों में इनकी कितने सालों से सरकार चल रही है बीजेपी की। एक स्कूल ठीक नहीं कर पाए। 30-30, 35-35 साल से इनकी सरकारें चल रही हैं। एक स्कूल, एक अस्पताल ये लोग ठीक नहीं कर पाए। तो अब क्या करें? तो इनको रोको, केजरीवाल की सरकार को रोको, आम आदमी पार्टी की सरकार को रोको। इनको अच्छे काम मत करने दो। अच्छे काम, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि एजुकेशन और हेल्थ में हमारा सबसे अच्छा काम हुआ और एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को अंदर कर दिया गया। तो शराब नीति तो बहाना है, काम रोकना इनका असली मकसद है। आज मैं दिल्ली की जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं और जनता को आश्वासन देना चाहता हूं, काम नहीं रुकेगा। दिल्ली का अच्छा काम जारी रहेगा। पहले अगर हम 80 की स्पीड पे से चल रहे थे तो अब 150 की स्पीड से चलेगा काम। हमने अपने दोनों मंत्रियों को इन्होंने जेल में डाला है। दोनों मंत्री बदल दिए। आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज दोनों शानदार लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी एजुकेशन वाले लोग हैं। ये दोनों अब संभालेंगे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और उनके इस्तीफे को लेकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब ये मुद्दा बीजेपी ने उठाया तो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों को कट्टर ईमानदार कह रहे थे। तब हमने कहा था जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। अब मैं केजरीवाल से पूछूंगा, आपने किसी को भारत रत्न की बात की? उन्होंने अब इस्तीफा दिया है। भाटिया ने कहा कि कट्टर बेईमान महाभ्रष्टाचारी आप नहीं बल्कि पाप पार्टी है। गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा देने की भी मांग की। बेईमान महाभ्रष्टाचारी आप नहीं पाप पार्टी, जिसने आबकारी घोटाला किया उसके शराब मंत्री, आबकारी मंत्री सीबीआई कस्टडी में है और साथ में दिल्ली की जनता जो सवाल चीख चीख कर पूछ रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बड़ी प्रखरता से उठाया। तो कल मजबूरी ही थी कि दो भ्रष्टाचारी मंत्री, शराब मंत्री एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया और करीब 8.5 महीने से जो जेल में स्पा मसाज सेंटर खोले हैं सत्येंद्र जैन, मीडिया के माध्यम से खबर आई
कि दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको याद होगा जब यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, उस वक्त कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचारी पापी मंत्रियों को कट्टर ईमानदार बुला रहे थे। और तब हमने एक बात कही थी, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए यह आरोप लगाया। अलका लांबा ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते कद वाले तमाम नेताओं को निपटा दिया है। में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हैं और राजनीतिक उथल पुथल जारी है, प्रदर्शन हो रहे हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी की नेता अलका लांबा जी। अलका जी, जो प्रकरण चल रहा है कैसे देखती हैं इसको? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल यही पार्टी आई थी एक रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार, जन लोकपाल, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की 10 साल की ईमानदार सरकार को बदनाम किया, 2G, 3G, कोलगेट। शीला दीक्षित जी 15 साल तक दिल्ली को बनाने वाली शीला दीक्षित को बदनाम करने का काम किया। कॉमनवेल्थ घोटाला, 9 साल से केंद्र में भाजपा, 9 साल से ही आप दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। आप बताइए कौन सा हमारे नेता पर इन 9 सालों में आपने दोषी साबित करके जेल की सलाखों के बीच भेज दिया हो? एक भी नाम नहीं, गर्व से कहते हैं। और आज जो हम पर आरोप लगा रहे थे, उन्हीं के कट्टर ईमानदार चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, एक एक कर निपटते जा रहे हैं। पहले इनके स्वास्थ्य मंत्री हवाला में किस तरीके से फर्जी कंपनियों में 9 महीने से ईडी ने तिहाड़ में बिठाया हुआ है, केजरीवाल जी से छुड़वाए नहीं जा रहे। दूसरे मनीष सिसोदिया, नई शराब नीति, एक के साथ एक बोतल फ्री। महिला मार्शल को बुलाकर महिलाओं को जो विरोध कर रही थी पिटवाया गया, उनके साथ दिल्ली में पथराव होते हुए हमने देखा। और उस शराब नीति को, जिसकी जांच किसने की? सबसे पहले मुख्य सचिव दिल्ली सरकार ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, भ्रष्टाचार पाया, एलजी को सौंपी, एलजी साहब ने को सौंपी, सीबीआई ने उस पर देखा कि हाँ भ्रष्टाचार का मामला बनता है, उन्होंने दर्ज किया। बस उसी दिन भ्रष्टाचार सीबीआई की जांच के डर से अरविंद केजरीवाल ने अपनी शराब नीति, मुनाफे वाली ईमानदार वापस लेकर उल्टे पांव भागकर बचने की कोशिश की। जहां तक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात है, तो सारे दलों को ये देखिए ना, ये लेटर ज्वाइंट स्टेटमेंट था सारी पॉलिटिकल पार्टी का, जब श्री राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को ईडी बुलाकर 55 घंटे राहुल गांधी जी से पूछताछ की। सभी पॉलिटिकल पार्टी ने ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग पर लेटर साइन किया, स्टेटमेंट जारी किया। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं थी? क्योंकि उनको तब लग रहा था ठीक कार्रवाई हो रही है। तो हमें आज लग रहा है कि बिल्कुल ठीक कार्रवाई हो रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी इंतजार कर रहे थे कि कब मनीष फंसेगा और कब दोनों से एक बार ही निपटा दिया जाएगा। निपटाने के लिए इसलिए कह रही हूँ, 5 साल आम आदमी पार्टी की विधायक रही हूँ, बहुत करीबी से अरविंद केजरीवाल जी और इन सबके साथ काम किया। अरविंद केजरीवाल जी की शुरू से साजिश रही थी कि जो फाउंडर मेंबर है, आंदोलन के लोग हैं, जो उनके बराबरी के हैं, जो उनसे सवाल करते हैं, एक एक करके कैसे निपटाया जाए, वो काम अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू कर दिया था। हमें मालूम था 3 लोग बड़े बचे हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह, 2 निपटा दिए गए। 18 विभाग मनीष सिसोदिया जी के पास थे, 10 के करीब सत्येंद्र जैन के पास, अपने पास एक विभाग नहीं। काम सारा अरविंद केजरीवाल करा रहे थे। सारा भ्रष्टाचार का मामला, पैसों का लेन देन का मामला, सब अरविंद केजरीवाल जी की देखरेख में हो रहा था। लेकिन फाइलों में साइन नाम इन दोनों के थे, निपटना था। हमें तो लग रहा था कि 18 विभाग देखकर कद बढ़ा दिया, लेकिन बहुत सोच समझ के, बहुत तरीके से पूरी तरह खत्म कर दिया कि आज सारे विभाग चले गए, उप मुख्यमंत्री का पद चला गया और जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत देने से मना किया है, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, तुरंत इंतजार था अरविंद केजरीवाल को कि कब निपटे। अब संजय सिंह की बारी है। तो दिल्ली का राजनीतिक माहौल बदल रहा है, तो फिर सियासी नेता हैं, उनका लहजा बदल रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी 2024 में विपक्षी एकता कैसी होगी, किस रूप में होगी और किस तरह से दिखाई देगी। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18। आगे बढ़ेंगे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद बाहुबली अतीक अहमद को अपने एनकाउंटर का खतरा लग रहा है। अतीक ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि उसे यूपी पुलिस के हवाले ना किया जाए। अतीक अहमद फिलहाल गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद है। उसकी याचिका में कहा गया है कि अगर उमेश पाल हत्याकांड में उससे कोई पूछताछ होनी भी है तो वो गुजरात में ही हो। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का हवाला दिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद दिए इस बयान में योगी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद से कुछ आला अधिकारी भी इस तरह की बात कह चुके हैं।
तरह के बयानों और यूपी के पिछले रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए अतीक अहमद ने अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। याचिका में गैंगस्टर विकास दुबे की गाड़ी पलटने और जेल में बंद मुन्ना बजरंगी की हत्या जैसी घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है। गौरतलब है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को गुजरात के जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने बुधवार को अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चलवाया। प्रयागराज पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी में संपत्तियों को तोड़ा गया। जफर अहमद उमेश पाल मामले में आरोपी है। बीते शुक्रवार को धूमनगंज थाना अंतर्गत जैतीपुर में उमेश पाल और उसके एक सुरक्षा कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उमेश पाल बहुजन समाज पार्टी विधायक राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। इस घटना में उमेश को सुरक्षा प्रदान करने वाले 2 कांस्टेबल्स में से एक संदीप निषाद भी मारे गए। सोमवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में उमेश पाल हत्याकांड का एक अभियुक्त अरबाज मारा गया। मुकदमा अपराध संख्या 114/23 थाना धूमनगंज है। इसमें कुछ नामजद जो आरोपी हैं और कुछ जो भी प्रकाश में आए हैं, ये कभी मैं क्योंकि ऑपरेशंस प्रभावित ना हो मैं आपको और डिटेल्स भी डाविज नहीं कर रहा हूँ। इनके ऊपर विभिन्न स्तर से इनाम घोषित किया गया है और इसकी सूचना मैं आपको बहुत जल्द शेयर करूँगी। पुलिस की टीमें जो हैं वो विभिन्न जगहों पे छापेमारी कर रही हैं। जो कुछ सूचनाएं अभी हमें प्राप्त हुई हैं उन सूचनाओं के संबंध में विभिन्न जगहों पे छापेमारी चल रही है। कार्बाइन दोनों बरामद हैं। कार्बाइन के बारे में फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ लौटेंगे। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त वर्ष 2023 और 2024 के लिए पेश किए गए बजट के आकार पर कहा कि ये बजट पिछले 6 साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हुए विकास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले बजट का आकार 3,40,000 करोड़ था, जबकि इस बार हमने 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने यूपी को बीमारू प्रदेश बना दिया था। हम अगले 5 साल में इसे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। अपने प्रदेश में माफियाओं को खड़ा किया और प्रदेश के विकास के पैमाने पर पीछे जाने को मजबूर कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया। आपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था। उन्होंने सपा पर प्रदेश के कलाकारों और लघु उद्यमियों का अपमान करने का भी आरोप लगाया। हर समस्या के 2 समाधान, भाग लो या भाग दो। या तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका सामना करो, उस प्रकार की कार्य योजना बनाओ और उसके समाधान के स्तर पर पहुंचाओ, जैसे कि 6 वर्ष के अंदर किया गया। और दूसरा है, जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। यानी 2016 तक कैसे यह 642 करोड़ रुपए के लॉस पे गया और पिछले 6 वर्ष के अंदर कैसे वह रिकॉर्ड प्रॉफिट की तरफ गया है, यह एक है आपके साथ। क्या बात करते थे ये लोग, कहते थे कि साहब नोएडा कोई मुख्यमंत्री जाएगा तो दोबारा नहीं आ सकता है। और जब मैं गया था तो नेता विरोधी दल उस समय कहते थे
अब तो मैं पक्का मान लिया, दोबारा नहीं। मैं कहा डंके की चोट पे आऊंगा दोबारा। स्टेट एक्साइज से प्रदेश को 16-17 में कुल मिले थे 12,000 करोड़ रुपए से अधिक, कुछ 12,000 करोड़ के आसपास पैसा मिला था। और इस बार 22-23 में मिलने जा रहा है 45,000 करोड़ रुपए। 45,000 पैसा किसके पास ज्यादा था? ये किसके पास ये पैसा जाता था? ऐसे ही थोड़ा कोई खरीद दे रहा है इंग्लैंड में होटल, ऑस्ट्रेलिया में टापू, ऐसे थोड़े खरीद रहे आप। ये सब प्रदेश को लूट करके खरीदा गया है। महोदय, मुझे बताते हुए आज प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश हमारा राज्य आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। ये होगा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बनेगी। और जरूर बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने इस डॉक्यूमेंट्री को नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने यूके और भारत की प्रतिक्रियाएं देखी हैं। सूत्रों के मुताबिक जेम्स क्लेवरली ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने बीबीसी दफ्तरों में हुए आईटी के सर्वे का मुद्दा भी उठाया। इसके बाद जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत में काम करने वाले सभी संस्थाओं को कानूनों का पालन करना चाहिए। जेम्स क्लेवरली ने कहा कि बीबीसी एक स्वतंत्र संगठन है और सरकार से अलग है। मैंने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है, लेकिन मैंने यूनाइटेड किंगडम और भारत में इसकी प्रतिक्रियाएं देखी हैं। मैं डॉक्टर जयशंकर के साथ एक मजबूत व्यक्तिगत संबंध का आनंद लेता हूं। ब्रिटेन भारत के बीच संबंध दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। दरअसल बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन आने के कुछ सप्ताह बाद ही आयकर विभाग ने बीबीसी के ऑफिसेज में एक सर्वे किया था। खबर मध्य प्रदेश से है। एमपी की शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का आखिरी बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश कर दिया है। बजट में महिला, यूथ और किसान पर फोकस दिया गया है। वहीं किसी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया गया है। बजट पेश होने के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी है। चुनावी साल और चौथे कार्यकाल के अंतिम बजट में शिवराज सरकार ने खजाना खोल दिया है। 3,14,2500 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में सरकार ने हर तबके को खुश करने की कोशिश की है। खास तौर पर युवाओं और महिलाओं के लिए इस बजट में काफी कुछ रखा गया है। अलग अलग योजनाओं में महिलाओं के लिए 1,02,976 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा गया है। सीएम शिवराज सिंह की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना के लिए प्रावधान इस बजट में किया गया। वहीं लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए, महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपए, सीएम राइज स्कूल्स के लिए 3,230 करोड़ रुपए, खेल विभाग के लिए 730 करोड़ का बजट रखा गया है। गर्व है, मैं तो कह रहा हूं कि जनता ने भरोसा करके चौथी बार बिठाया, विश्वास व्यक्त करके बिठाया। अटूट विश्वास मध्य प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है, प्रदेश के नेतृत्व पर है। निश्चित रूप से अपार उत्साह है लोगों में, और इस बजट को लेकर के निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोगों के मन में काफी श्रद्धा है इस पार्टी के प्रति। बजट में मध्य प्रदेश मिलेट मिशन की शुरुआत का भी ऐलान किया गया, जिसके लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही युवाओं के लिए 1 लाख सरकारी नौकरी, 10वीं फर्स्ट डिवीजन से पास छात्राओं को ई स्कूटी, एमबीबीएस की सीट्स में बड़ा इजाफा, खेलों के विकास के लिए 738 करोड़ का भी प्रावधान है। चुनावी साल में सरकार ने किसानों को भी बड़ी राहत दी है। डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट यानी पेपरलेस बजट पेश किया गया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने इसे टैबलेट पर पढ़ा। तो बजट पेश होने के साथ ही सियासत भी गर्मा गई है। शिवराज सिंह चौहान ने बजट को
कहा, तो वहीं कमलनाथ ने बजट को जुमले वाला करार दिया है। एमपी का बजट पेश हो चुका है। राज्य के बजट पर नेता अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। राज्य के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बजट को अद्भुत बताया, साथ ही कहा कि ये पीएम के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ ही गरीब कल्याण का बजट है। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाना है, उसके लिए $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश को बनाना है। उस दिशा में भी ये महत्वपूर्ण कदम है। उधर विपक्ष को सरकार का बजट रास नहीं आया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि ये महज जुमले वाला बजट है। ये बजट मनोरंजन और झूठ का बजट है। घोषणाबाद सरकार की घोषणाओं का स्मारक है। झूठी सरकार का झूठा बजट। सत्ता पक्ष बजट की तारीफ कर रहा है, वहीं विपक्ष बजट को न केवल चुनाव से जोड़कर देख रहा है, बल्कि इसकी आलोचना भी कर रहा है। बिहार में लगातार बहाली की मांग कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खबर है। सीएम नीतीश ने विधानसभा में ऐलान किया कि शिक्षकों की बहाली होगी और वेतन भी बढ़ेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को नसीहत देते हुए कहा कि कैबिनेट में शिक्षक बहाली का प्रस्ताव भी नहीं आया और बाहर बहाली की बात आ गई। कितना ज्यादा और शिक्षकों की बहाली हो सके उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। बिहार में शिक्षकों के अच्छे दिन आएंगे, ये हम नहीं कह रहे। विधानसभा में दिए गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान से कुछ ऐसा ही लग रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होगी और वेतन भी बढ़ाया जाएगा। अभी और बढ़वाएंगे टीचर सबका, शिक्षकों का हर का सेवा बढ़ाएंगे, लेकिन उनको और ज्यादा, कितना ज्यादा और शिक्षकों की बहाली हो सके उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा टीचर्स की बहाली हो और उसको हम लोग बढ़वाना भी चाहेंगे, लेकिन काम जरूर करें। सीएम नीतीश ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के ट्वीट से शिक्षक अभ्यर्थियों में फैले भ्रम का जिक्र भी किया है। कहा यही ना है तो ये भेज दिए थे, हम बता रहे हैं, वो बात बोल रहे हैं, मत खराब मत मानिएगा। सीएम ने कहा है कि शिक्षा मंत्री ने बहाली को लेकर ट्वीट कर दिया कि उन्होंने शिक्षक नियोजन नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिया है। अब ये कैबिनेट में जाएगा, लेकिन जब वो मामला कैबिनेट के सामने आया ही नहीं, फिर उस पर मुहर कैसे लगती। लेकिन भ्रम फैल गया कि कैबिनेट में शिक्षक बहाली को मंजूरी नहीं मिली। तो जो कैबिनेट में कोई चीज होता है ना, तो कैबिनेट के में किसी चीज को जो भेजा जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बारे में बाहर नहीं कहा जाता है और कैबिनेट में जाता है और हो जाता है। ये राष्ट्रीय स्तर पर जो संविधान है उसके मुताबिक एक प्रोविजन है कि उसके बारे में पहले चर्चा रहती है। इनका ऐसे कुछ आ गया था, पूछे थे, हम पूछवाए थे कि कहलाया था, लेकिन अखबार में फिर छपने लगा कि भाई ये चाहते थे, अब हुआ ही नहीं, अब कोई था ही नहीं, अभी कैबिनेट में आया। जाहिर सी बात है कि शिक्षकों के वेतन से लेकर शिक्षक बहाली तक पर सीएम ने स्थिति साफ कर दी है। हालांकि शिक्षक अभ्यर्थी अब भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि बहाली की तारीख बताइए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो एक तरफ सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों की बहाली और उनका वेतन बढ़ाने का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा सुधार पदयात्रा शुरू कर दी है, जो मोतिहारी के बापू धाम स्टेशन से होते हुए मधुबनी घाट पहुंची। कैसा बनाया देश आप रहते बापू, तो आप क्या कहते हैं बिहार शिक्षा के गंध में चला गया बापू। बापू बिहार का शिक्षा मॉडल ध्वस्त हो गया है बापू, अब इसीलिए आपसे आशीर्वाद ले रहे हैं बापू। हमको आशीर्वाद दीजिए कि अब बिहार सरकार को सोचने में भी है बापू, क्योंकि बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षा का मॉडल ध्वस्त हो चुका है, योग्य शिक्षक नहीं रहते हैं। गांधी जी की प्रतिमा के सामने फूट फूट कर रोते ये किसी नाट्य मंडली के सदस्य नहीं, ये बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं।
जो बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बापू से आशीर्वाद लेने आए हैं। एक तरफ सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों की बहाली और उनका वेतन बढ़ाने का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा पद यात्रा शुरू कर दी, जो मोतिहारी के बापू धाम स्टेशन होते हुए मधुबनी घाट पहुंची। एक तरफ सरकारी विद्यालय विधवा की तरह विलाप कर रहा, तो एक तरफ प्राइवेट स्कूल यह जश्न मना रहा है। सरकारी विद्यालय में ये गरीब बच्चे पढ़ते हैं, देख लीजिए, ये गरीब बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में अमीर के बच्चे पढ़ते हैं। बिहार के एसटीटी अभ्यर्थी शिक्षक बहाली नहीं होने से नाराज हैं और इसी को लेकर गांधीवादी तरीके से चंपारण से शिक्षा सुधार यात्रा पर निकले हैं। इनका कहना है सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जहां शिक्षक तक नहीं है, लेकिन सरकार है कि शिक्षकों की बहाली नहीं कर रही है। ये जो बच्चा है क्या भविष्य कैसे बनेगा? सरकार को चाहिए ना, सरकार को चाहिए कि बच्चा पढ़े और योग्य शिक्षक, मेरिटधारी शिक्षक आए तब इसका भविष्य बने। एक तरफ सरकार शिक्षक बहाली की बात करती है, शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग में 3 लाख नौकरियों की बात कहते हैं, दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था से नाराज शिक्षक अभ्यर्थी पदयात्रा पर निकले हैं। अब किसके दावे को सच माना जाए, आप सोचिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।